मस्जिद के जैसा लंबा चलेगा या उसकी जल्दी संग बुनियाद रखी जाएगी? देखिए, केसीआर साहब सीरियस नहीं है, और जितने भी लोग उनके अलायंस पार्टी है, उनकी दोस्ती की पार्टी है, वो लोग भी सीरियस नहीं है। तो 6 महीने पहले मस्जिद शहीद हुई और उसके बाद में खाली मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं, मगर ज़मीन हकीकत कुछ भी नहीं है। उसका संग बुनियाद नवंबर के दूसरे हफ्ते में कुछ रखेंगे बोल के ये वादा करे थे सीएम केसीआर, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ पूरा। वही तो एक बात बोले ना, सीएम साहब असेंबली में क्या बोले, एक मुसलमानों की जमात है उसको बोले कि आप प्लान बनाओ और मैं आके फाउंडेशन स्टोन डालता हूँ। ना वो प्लान बना ना फाउंडेशन स्टोन बन रहा। यहाँ तक कि मैं चीफ जस्टिस के पास रिट पिटीशन डाला कि 20 जनों को नमाज़ पढ़ने का परमिशन दो, और चीफ जस्टिस बोलने के बावजूद गवर्नमेंट काउंटर ने डाली। जब गवर्नमेंट काउंटर ने डाली तो चीफ जस्टिस ऑर्डर नहीं दे सकता। तो गवर्नमेंट काउंटर क्यों नहीं डाली साहब? 3 महीने पहले मैं डाला, आज तक काउंटर नहीं है। तो इससे क्या आपको साफ समझ में आ रहा कि मस्जिद के मामले में केसीआर की हुकूमत सीरियस नहीं है। जैसा आप एक खाना की मस्जिद देखे, वहाँ पर भी सीरियस नहीं थे। हाँ, नारायणपेट में आशुर खान शहीद हुए, वहाँ पर भी सीरियस नहीं थे। सेक्रेटरिएट के अंदर 2 मस्जिदा टूट गए, शहीद हो गए, वहाँ पे सीरियस नहीं है। और जो फिरोज खान ये बात बोल रहा कि 10 जुलाई को मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड आके बोलते कि ऊपर से एक बंडा गिरा और मस्जिद डैमेज हुई। देखिए पॉइंट को आप ज़रा समझिए, डैमेज हुई बोले तो हम पलट के इमीडिएटली ये बोले कि जब डैमेज हुई तो आप रिपेयर क्यों नहीं करते? और उसके बाद में 4-5 दिन के बाद जब हाईकोर्ट में पिल आया, वो पिल में एडवोकेट जनरल प्रसाद बोलते मस्जिद डिमोलिश हो गई। सो कितनी बड़ी चाल है देखिए आप। और आप और हम क्या मांग रहे हैं? देखिए साहब, वक्फ बोर्ड की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह के ऊपर हमको नमाज पढ़ने का परमिशन देंगे। वक्फ बोर्ड का मतलब इबादत, वर्शिप, और एक टाइम वक्फ लैंड, ताउमर वक्फ लैंड। मुख्यमंत्री को नहीं मालूम, जितने भी ऑफिसरों को नहीं मालूम, मगर पूरे जने ड्रामा कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड का काम है हिफाजत करना मस्जिदों की। वक्फ बोर्ड के सामने मस्जिदा शहीद होते हैं और वक्फ बोर्ड कंप्लेंट नहीं देती। और वक्फ बोर्ड के ऊपर मैं केस बुक करता हूं तो केस नहीं बुक होता। मैं कोर्ट में जाके वक्फ बोर्ड के ऊपर केस डालता हूं, मगर कोविड-19 की वजह से केस इमरजेंसी केस है तो कोर्ट लेता हूं बोल के वो मस्जिदों के केस हम बाजुक रख दिए। ये हकीकत है। तो फिर भाई खाली मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज के लिए आवाज उठा रही मस्जिदों के लिए, वहाँ एक मंदिर भी शहीद हुई, उसका कोई पूछने वाला नहीं। देखिए साहब, मंदिर के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे। पॉइंट ये है, सीएम साहब मंदिर भी बनाते बोले, मस्जिद भी बनाते बोले, मगर आपको और हमारे को क्या डाउट है? देखिए, मंदिर पीछे हटा के भी बना सकते, सामने भी हटा के बना सकते। हिंदू लॉ में, हिंदू एक्ट में वो जायज है और उनको कबूल है, मगर उनको यकीन है बन सकती बोलते हैं। उनको यकीन है ही नहीं है, मैं नहीं बोलता मैं, मगर सीएम मुख्यमंत्री बोले बनाता हूं, मस्जिद भी बनाता हूं बोले। पॉइंट ये है, हमार को आप मस्जिद बनाते बोल के मालूम, आप बनाना पड़ता, मगर हमारे डाउट क्या है बोले तो जहां पे शहीद हुई वहां पे बनना। आधा इंच भी लेफ्ट नहीं जा सकते आप, राइट नहीं जा सकते, मंदिर में जा सकते। तो हमारा जो डाउट है और जो हमारी सोचो फिक्र है कि आप जहां पे शहीद हुई वहां पे बनाना। तो आप 6 महीने हो गए, ड्रामा क्यों कर रहे हैं मुख्यमंत्री? आप आना था, आपके ऑफिसरों को रखना था, पूरे जमातों को बुलाना था, भाई यहाँ पे शहीद हुई ना, मैं डाल दे रहा हूँ, देखो बाउंड्री फाउंडेशन स्टोन डाल दे रहा हूँ, इंशाल्लाह 1 साल के बाद बनाता हूँ, 2 साल के बाद बनाता हूँ, फ्राइडे की नमाज आप आके पढ़ लो, 10 जनों का परमिशन देता हूँ, 20 जनों का परमिशन देता हूँ, हो जाता ना। मगर हर टाइम मुसलमानों को दीवाना बनाने का काम करता केसीआर जी। तो जी आप लास्ट फ्राइडे आप एक जब आपको हाउस अरेस्ट कर रहे थे, वो टाइम पे आप एक बात बोले थे, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे कहीं से भी मैं आ जाऊंगा। देखिए देखते रहना, अब देखिए वो सही है नहीं है वक्त बता देगा। एंड इंशाल्लाह आप लोग पूरे मेरे हक में दुआ करिए। फ्राइडे जिस तरीके से भी जाना है मैं यहाँ से नहीं बोलूँगा क्योंकि बात लीक हो रही, राइट, मगर इंशाल्लाह बराबर नमाज तो पढ़ने वाला है फिरोज खान जी, इंशाल्लाह। अच्छा, ये फार्मर बिल्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पीछे हटना तैयार नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट कभी कर रही कभी नहीं कर रही, क्या है पता नहीं, और फार्मर्स भी पीछे हटना तैयार नहीं है।
लास्ट यानी 2-3 दिन पहले आप लोग का कांग्रेस का धरना भी हुआ था, एक धरना चौक पे, जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसका कहाँ तक कुछ हल कहाँ तक निकलेगा, कुछ आएगा बोल सकते हैं आप उसके बारे में? देखिए, मानसून सेशन में जो पार्लियामेंट में 3 जी फार्म बिल्स आए थे, जी उसी दिन कांग्रेस पार्टी लोकसभा में, राज्यसभा में और सारी देश के सामने जी एक ही बात बोली कि ये जो बिला है ये एंटी फार्मर बिल है, ये एंटी पुअर बिल है जी और ये एक ब्लैक बिल है। इसमें प्रॉब्लम ये है जी कि जो सबसे अहम चीज है उसको बोलते MSP, जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जी उसका क्लॉज मेंशन नहीं है बिल में। तो इसमें क्या होता, आप जो बायर है उसको आप पूरा इख्तियार देते रेट फिक्सिंग का। फार्मर्स जो रात और दिन पसीना खून जमा करके ये अनाज बनाता, उसके हाथ में नहीं है प्राइस फिक्सिंग। जो सामने खरीदार रहेगा उसके हाथ में है। तो कांग्रेस पार्टी ये बात बोली कि आप प्राइवेट कंपनीज को पावर दे रहे, आप कॉर्पोरेट कंपनी को पावर दे रहे, आप फार्मर्स को भी इक्वल पावर दो। जो भी है बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन होना, यहां पे नेगोशिएशन की बात ही नहीं है। और आप क्या पावर दे रहे, जितना भी माल है आप उतना गोदामों में स्टोर कर ले सकते। तो प्राइवेट पार्टी जितना भी माल है गोदामों में स्टोर कर लेती और 6 महीने के बाद नेक्स्ट फसल जो आती मनमानी से अपना रेट बोलती, तो गरीब फार्मर तो मर गया ना। तो नरेंद्र मोदी फिर से किसको सपोर्ट कर रहे, कॉर्पोरेट कंपनियां, अदानी को, अंबानी को, प्राइवेट वालों को। तो हम ये बात बोल रहे हैं और सारे फार्मर्स ये बात बोल रहे हैं, जब तक ये MSP को आप क्लियर नहीं करेंगे, जब तक हम ये बात नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही, बीजेपी की 8 राउंड करी, 8 राउंड में सब बात कर रही। सब्सिडी देते बोले, कहीं किस पे देते कहते, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी देते कहते, पोल्यूशन पे सब्सिडी देते कहते, और कुछ है तो बोलो हम देते। मगर जैसा MSP की बात आ रही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आ रही, आप वो बात मानने को तैयार नहीं है। तो फार्मर्स और कांग्रेस पार्टी पहले दिन से एक ही बात बोल रहे हैं, आप रिपील करिए, वापिस लाइए, ये ब्लैक लॉ है। और कांग्रेस पार्टी अल्टीमेटम दे चुकी है, जब तक ये बिल को आप री अपील नहीं करेंगे और वापिस नहीं लेंगे, कांग्रेस पार्टी एहतजाज करेंगी। देखिए, जय जवान जय किसान हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन नारा है और जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान बचा हुआ है। आज जो सरहद संभालते वो हमारे सैनिक है और जो हिंदुस्तान में हमको जो खाना देते वो हमारे फार्मर्स है। और आज आप देखिए, सरहदों के ऊपर नरेंद्र मोदी की हर एक फॉरेन पॉलिसी फेल चले गई, मेड इन इंडिया फेल चले गई। सबसे ज्यादा सरहद के ऊपर अगर से सोल्जर्स मर रहे तो नरेंद्र मोदी के टाइम पे सोल्जरों का तो हाल ऐसा है, अब फार्मर्स का भी हाल ऐसा करना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जवान के साथ भी है, किसान के साथ भी है। ये GHMC इलेक्शन से पहले TRS गवर्नमेंट जो एक वाटर फ्री जो बोली थी GHMC एरिया में पूरा, वो लागू हो गया। कल न्यूज़पेपर में भी ऐड कुछ आया उसके, तो उसके बारे में कुछ बोल सकते। वो तो फ्री हो गया, अभी बिल तो नहीं आया, फ्री हो गया। उन्होंने जो वादा करे थे वो पूरा कर दिए। बेहतरीन, KCR साहब वो स्मार्ट है, 10 चीजें वादे करके एक करते। अब तक 2014 से 100 वादे करे, 100 वादे में मेरे हिसाब से 10-15 करे होंगे। बोलिए आप, कालेश्वरम करे, मिशन भगीरथा करे, इलेक्ट्रिसिटी करे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, क्या बोलते शादी मुबारक दे रहे हैं, कल्याण लक्ष्मी दे रहे हैं, क्या बोलते मिशन भगीरथा, बस एक 8-10 रईतु बंधु, हाँ ये 8-10 दिए। मगर 90 नौकरियां, 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड, कोविड-19, फ्लड्स, ऐसा बोलने को बैठा तो शाम हो जाती। तो KCR साहब दिमाग वाले हैं, राइट। 10 चीज़ें बोल के एक चीज देना पड़ता ना मेरी जान। इमाम और मौजन की तनख्वाह 5-6 महीने से रुकी हुई है। आप जिस दिन धरना चौक पे धरना था कांग्रेस का, उसी टाइम पर सूफी उलमा काउंसिल वालों का भी धरना था। ये इमामों की तनख्वाह, इमाम मौजन की तनख्वाह के, वो भी वक्फ बोर्ड नाकाम होगी। उसके लिए कुछ बोल सकते हैं आप? अरे बराबर, किसके पास भी पैसे नहीं। अब थोड़े दिन हुए तो 3-4 महीने हुए तो GHMC को देने को पैसे नहीं है। ये पूरी जो सरप्लस तेलंगाना थी, ये अब पूरा उधार तेलंगाना हो गई। 3 लाख करोड़ उधार है।
और जो जीएचएमसी है वो हिंदुस्तान की सेकंड रिचेस्ट जीएचएमसी है। फर्स्ट बॉम्बे है, सेकंड हैदराबाद है। ये जीएचएमसी में पैसे नहीं है। मैं परसों कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, एडिशनल कमिश्नर, पाप बेचारे का मैं नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो उसको ट्रांसफ़र कर देते। उन्हें पलट के बोल रहा, फिरोज भाई ऐसा हाल है कि 3-4 महीने हुए तो हमारे को तनख्वाह नहीं मिलती। तो सीएम साहब, केसीआर साहब जितने भी पैसे पूरे जगह पे से निकालने के सिर्फ इरिगेशन प्रोजेक्टों में डाल के वहाँ से कमीशन कमा लिए। वो कमीशन के पैसों से उन्होंने चुनाव जीतते जा रहे हैं। 2000 रुपये कोर्ट कहाँ से लाते? सीएम साहब पर क्या जागीरदार थे? हाँ, क्या निजाम सरकार थे? हाँ, ये पूरे इरिगेशन पैसों से चोर कामा कर रहे सीएम साहब। तो पैसे देने को जब क्या बोलते हैं, सैलरी देने को नहीं है, मौजमों की बात कहाँ से करते साहब आप? वक्फ बोर्ड तो एक डम्मी है। हाँ, सलीम साहब की टीम पूरी डम्मी। हाँ, पूरी मुख्यमंत्री सीएम से मिली हुई, उन्हें आवाज़ नहीं उठा सकती। जो जमात टीआरएस से है उन्होंने खाली मुसलमान की हमदर्दी की बात करते, उन्होंने आवाज़ नहीं उठाते। हम कितने टाइम आवाज़ उठाना और हमारी आवाज़ कौन सुनते, एक्सेप्ट आप लोग सोशल मीडिया छोड़ के। साहब आप जो है तो और एक जो मुद्दा चल रहा उस्मान नगर के तालाब का, जैसा कि आप वहाँ पे पहुँचे भी थे, वहाँ पे तहफ़ुन भी दिए थे लोगों को, वहाँ पे जाके जेएसएमसी कमिश्नर को भी बताए थे, कह रहे थे। उसके बाद में आज तक भी वहाँ पे हाईकोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी वहाँ पे अभी पानी 5 फीट तक है। देखिए, मैं परसों जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर प्रवीण राव से बात करा जी। उन्हें मेरे को पलट के ये बात बोला कि साहब देखिए, हमारे बहुत मुश्किलात हैं, मगर फिर भी हम 3-4 गलियां साफ़ कर चुके हैं, 150 घरों में से पानी निकल चुका हुआ है, और ये संक्रांति का टाइम है, आप हमारे को 16-17 तक टाइम दीजिए, इंशाल्लाह हम पूरा पानी निकाल के रखते, मेहरबानी करके आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए, बोल के वो प्रवीण कुमार मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा। एक सेकंड ठहरिए। उससे पहले रंगारेड्डी कलेक्टर अमोय कुमार को मैं जाके आपके सामने स्ट्रेट बोल दिया था, 62 डेज से पानी नहीं निकल रहा, आप क्या कर रहे हैं कलेक्टर साहब? तो कलेक्टर साहब पलट के बोले, मैं छोटा ऑफिसर हूँ। मैं बोला, अरे आप डिस्ट्रिक्ट के राजा है, आप कलेक्टर है, आप छोटा ऑफिसर है, बोले तो आप वो बोर्ड निकाल के चपरासी बोल के डाल दो। बोला कितने टाइम भाई एहतजाज करूं? एडिशनल कमिश्नर के पास गया, डिप्टी कमिश्नर के पास गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन के पास गया, हाँ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल अरविंद राव साहब को लेटर लिखा, टेलीग्राम दिया, हाईकोर्ट में जो भी गए उनको सपोर्ट करा, जितना भी होना है फीसों का एडजस्ट करा। मेरे से जो होता मैं करते जा रहा हूँ और मैं बराबर करते रहूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि ये जलपल्ली कमिश्नर ये बोला कि मेरे को कॉपरेट करो, 15-16 तारीख तक मैं पूरा कर देता हूँ। तो देखेंगे आप इंशाल्लाह, आप और मैं सामने हैं, 15-16 तारीख तक नहीं हुआ, बराबर फिर से एहतजाज आगे बढ़ाएंगे। फिर आप डबल बेडरूम मकानात का सर्वे करे थे, उसमें 3600 कुछ मकानात है, लेकिन उसमें टीआरएस का वादा है कि लाखों घर बन गए, लेकिन वो आपके सर्वे के बाद उसके बाद से कुछ उसका आता पता नहीं है। आप सर्वे करके आ रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होगा अभी तक। ये देखिए, एक हकीकत तो हम पब्लिक के सामने डाल दिए कि आप जो 2016 कॉर्पोरेटर के टाइम पे वादा करे थे वो घरा नहीं है। आप 1 लाख घर बोले, हम सीधा लेके चले गए तलसानी श्रीनिवास यादव को, और जब मेयर राम मोहन को लेके जाके बोले, आप बताइए आप ग्रेटर हैदराबाद के बाउंड्रीज में कितने घर हैं? आप हमारे को ले जाके कोल्लूर को, तुकरामगुड़ा में, कहाँ की आप ले जाके हमारे को बता रहे हैं। पॉइंट हैदराबाद के अंदर सिर्फ 3000 चिल्लर घर हैं, यहाँ पर जीएचएमसी लिमिट में। जीएचएमसी लिमिट में, और उसके अंदर से जितने भी अभी घरा बन रहे हैं वो सिर्फ 40%, 50%, 60% ही कंप्लीट हुए। और सबसे बड़ी मुश्किल जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये लोग 1 साल में घर बनाते बोल के ये घर वालों को खाली कराए। आज वो पाप बिचारों के पास कारोबार नहीं है, कोविड-19 की वजह से पूरे नौकरियां चले गए, नौकरियों के अंदर सैलरी कट हो गई, ये लोग रेंट नहीं पे कर सक रहे हैं, 7,000, 8,000, 6,000 रुपये। मैं कलेक्टर साहब को फिरियाद रखा कि ये लोगों को रेंटल अलाउंस दियो। कमिश्नर जीएचएमसी को बोला कि रेंटल अलाउंस दो। रही बात 1 लाख घर, सफ़ेद झूठ है। आज भी टीआरएस की गवर्नमेंट को, केटीआर को, जो भी अभी मेयर है या जो भी एमएलए हैदराबाद से है, उनको ओपन चैलेंज फिरोज खान का, मेरे को ले जाके घरां दिखा दो। अगर से 4000 के घरों के ऊपर है तो आप जो भी बोलेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।
एक सवाल है फिरोज भाई, जो आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता। यहाँ पर तेलंगाना से कांग्रेस का जो वजूद खत्म होते जा रहा है, ये तो कॉर्पोरेटर्स भी हटते जा रहे हैं, एमएलए हटते जा रहे हैं, तो इसकी एक वजह क्या हो सकती है इसकी? जो कांग्रेस कमजोर हो गई, एकदम जो कमजोर हो गई, जो आवाम कमजोर पे बोल है। रही है कि कांग्रेस जो जबकि वाईएसआर के टाइम पे कांग्रेस इतनी बुलंदियों पे थी कि कोई उसको छू नहीं सकते थे। आज ये हालत हो गई, उसको कोई परेशानी हल नहीं है। देखिए इसकी वजह देखिए कमजोर हो गई कब इतनी। सुनिए आप, जी हर एक चीज़ एक साइकिल के ऊपर रहती। जी जब रात आता फिर उसके बाद दिन आती, जी तो ये तमाम चीज़ें एक साइकिल है। जी तो आज कांग्रेस का ग्राफ डाउन है। कांग्रेस के लिए अंधेरी रात है, 3 बज रहे हैं, जी और ये अंधेरी लाइट रात में एक तूफान है, जी तूफान में लाइट बंद है। तो 100% जो लीडर ऑफ कन्वीनियंस बोलते आप, जी और लीडर्स ऑफ कंपल्शन बोलते, जो फ़ायदे के लिए सियासत में आए, वो लोग पार्टी को छोड़ देते, और जहाँ पे हरा है और जहाँ पर उजाला है वहाँ पर चले जाते। जैसा ये- कि हरा भरा पे जीवन ये गुजारना ये है। ये ये लाजमी बात है। जी देखिए, लीडर टिकावा रहता, पॉलिटिशियन इधर उधर भागते रहता। तो आप जितने भी बातें कर रहे हैं वो पॉलिटिशियनों की बात कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियनों का काम ही है, जिधर पावर है उधर चले जाना, पैसे डालना, पैसे कमाना, ये पॉलिटिशियनों का काम है। लीडरों का काम क्या है? इतिहास लिखना, बदलाव लेके आना, पार्टी को मजबूत करना। तो कांग्रेस पार्टी में से कोई लीडर नहीं गया, जितने भी जा रहे हैं वो पूरे पॉलिटिशियन आ जा रहे हैं। आप लाइट ले लो। और जैसा कि पहले कांग्रेस पार्टी थी, उस पर कई स्कीमात लेके आके गरीब आवाम को, दलित को, हर किसी को फायदा देती थी। अभी आरोग्यश्री भी कांग्रेस लाई सो है। इतने बड़े बड़े स्कीम्स अभी केटीआर साहब भी बहुत सारे वादे करे मर के हुए नहीं, जैसा कि आप बताए कि 10-12 चीज़ों कुछ अप्लाई करें, बाई के पूरे चीज़ों को छोड़ डालें। अगर फिर कांग्रेस अगर आएगी तो कई नए स्कीम्स बनाएंगी, गरीब आवाम को घर बना के देगी। देखिए, ये मसला आप मेरे को चुनाव के बाद पूछे तो अच्छा है। कांग्रेस पावर में आए बाद अब क्या करती बोल के आप पूछिए। मैं खाली यहाँ से आपको खुश करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए नहीं बात करता। नहीं मगर एक बात क्या है बोले तो टीआरएस पार्टी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, केसीआर साहब का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, एंटी इनकम्बरेंसी आ चुकी है। अब सिर्फ ये देखने का है कि ये जो एंटी इनकम्बरेंसी केसीआर तैयार करी, उसको एनकैश बीजेपी करती या उसको एनकैश कांग्रेस करती। पॉइंट आप ये नोट करिए। आप पब्लिक को जो समझ में आएगा, पब्लिक को जो समझेंगे कि यस ये गवर्नमेंट आने से हमारा फ़ायदा होगा, वो अब काम करना है कांग्रेस पार्टी को। फिर इंशाल्लाह हम जब भी पावर में आते, जब हम आपको बता देंगे, क्योंकि आप हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे, जब हम आपको बताएंगे उसके बाद में अपन डिटेल बात करेंगे। मगर रही बात, अभी टीआरएस का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। दुब्बाक का इलेक्शन हार गए उन्होंने, जीएचएमसी का इलेक्शन हार गए उन्होंने। सिंपल एक बात बोल रहा हूँ मैं। देखिए, अगर से आपके स्कीमा लागू होते और आप जो वादे करते अगर से वो ज़मीन पे आते तो बराबर आप चुनाव जीतते। और आप एक चीज़ नोट करिए, केसीआर की गवर्नमेंट हर जगह 2000 रुपये वोट दे रही। मेरे एमएलए इलेक्शन में 2018 में मैं देखा 2000 रुपये वोट। मैं एमपी चुनाव लड़ा हैदराबाद से, वहाँ देखा 2000 रुपये वोट। मैं जेडपीटीसी एमपीटीसी का इंचार्ज डाला गया महबूब नगर, वहाँ देखा 2000 रुपये वोट। निर्मल में मेरे को काउंसिलर इलेक्शन में इंचार्ज डाला है निर्मल डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ देखा मैं 2000 रुपये वोट। पद्मा रेड्डी, उत्तम रेड्डी साहब हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट की बीवी का बाई इलेक्शन था हुजूर नगर में, वहाँ देखा 2000 रुपये वोट। दुब्बाक में मैं देखा 2000 रुपये वोट। यहाँ पे जीएचएमसी देखा 2000 रुपये वोट। तो मेरे को आप एक स्टेट समझाइए, जब केसीआर की पार्टी और टीआरएस 2-2 हज़ार रुपये वोट दे रहा और अगर से उनकी स्कीमा अमल हुए तो कई को उन्होंने हार रहे हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि आपके जितने भी वादे सिर्फ हवा में हैं। आप एक डोगले सीएम हैं, बोलते एक करते एक, ज़मीन की बात कुछ एक रहती, आप जब बकवा करे जब एक बात रहती। तो सिंपल लॉजिक, तेलंगाना की पब्लिक अब आप पे भरोसा नहीं कर रही। तेलंगाना एक सरप्लस स्टेट था, रेवेन्यू जनरेट करने का था, आज 3 लाख करोड़ उधार है। अगर से हिसाब करूंगा तो अगर से 4 करोड़ लोग हैं तो एक के सर के ऊपर 2.5 से 3 लाख का उधार है। आज ये सिचुएशन आज हमारे तेलंगाना का है और ये पूरा सिचुएशन लाने की जिम्मेदारी हमारी केसीआर की है। आवाम को हल्लू हल्लू समझ में आ रहा और केसीआर का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।